नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कई दिनों से व्यक्तिगत रूप से आप सब लोग की दरख्वास्त आ रही थी कि शोले के 40 वर्ष हो चुके हैं, इसके उपलक्ष्य में मुझसे मुलाकात हो। तो जितने यहाँ लोग हैं उपस्थित, उन सब के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने चाहा कि एक साथ हम लोग सब मिलकर आज बात कर लेते हैं। तो अब आप पूछें, हम जवाब देंगे। जी अमित जी, आलोक बात कर रहा था। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि आगाज कैसे हुआ, किस तरीके से ये जय आया फिल्म में? सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी। मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और वो हाल ही में रिलीज़ हुई थी। और जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई अगली फिल्म के लिए तो मुझे बहुत पसंद आई और उन्होंने जा कर के थोड़ी सी पैरवी की मेरे लिए रमेश जी के सामने। और इस तरह से फिर मेरी फिल्म को उन्होंने दिखाया। रमेश जी शायद इतने वाकिफ़ नहीं थे मेरे काम से, और सलीम जावेद साहब ने उनको फिल्म दिखाई और उसके देखने के बाद फिर ये उन्होंने सोचा मैं निर्णय लेता हूँ। बीच में जब मुझे लगा कि शायद इसमें नौकरी मिले ना मिले, मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया। मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा। तो ये मिलजुल करके इसी तरह काम मिल गया रमेश जी के। अमित जी, खबरें थी कि जब फिल्म रिलीज हुई 2 हफ्तों तक कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रही थी, तो क्लाइमैक्स फिर से शूट किया जाने वाला था, उसमें जय को जिंदा किया जाने वाला था। हम भी चाहते हैं कि जय उस फिल्म में जिंदा रहते, तो क्या था माजरा, ज़रा बताएं हमें। जैसा कि आपने अभी बताया, जब फिल्म रिलीज़ हुई तो जितनी आशाएं थी वो उसके मुताबिक नहीं चली और थोड़ी सी घबराहट भी हुई, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फिल्म थी, कई सालों से बन रही थी, बजट से ऊपर चली गई थी। और शायद ये शनिवार को सुबह सलीम साहब, जावेद साहब और रमेश जी और मैं, मेरे घर में ये लोग सब आए, हम लोग बैठे और हमें बताया गया कि ये फिल्म जो है अच्छी नहीं हो रही है, क्या इसमें अभी परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो बहुत सारे ऐसा लोगों को लगा और जो चर्चा हुई हमारे आपस में वो ये था कि शायद लोग इस बात से नाखुश हैं कि मेरी मृत्यु हो जाती है उसमें। शोले की कहानी में बहुत सारे ऐसे अंश थे जो कि मोहक थे हमारी जितनी भी जनता है। एक जो उसका एक दृष्टिकोण था वो ये कि विडो रिमैरिज, और तो ये लगा कि जहाँ पर एक ऐसा समा बन रहा है जहाँ पर हो सकता है कि एक विधवा का दोबारा जीवन जो है वो संवर जाए, वो भी आपने उसको हटा दिया। और ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, शायद वो शायद पैदा भी नहीं हुआ उस समय। O.P. रलन साहब की एक फिल्म थी फूल और पत्थर, जो कि इसी विषय पर बनी गई थी। उसमें धर्म जी थे, मीना कुमारी जी थी, और वो बहुत सफल हुई थी। और शायद उस ज़माने की ये पहली फिल्म थी जहाँ पर इस दृष्टिकोण को लिया गया था, विडो रिमैरिज का, और उसमें दिखाया कि हाँ ये सफल हो सकता है। समाज में बहुत सारी बातें इसके विरोध में थी, लेकिन ये एक समाज से हटकर बात निकल रही थी, इसलिए उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो ये भी एक दृष्टिकोण था। दूसरा ये कि जनवरी की उसी वर्ष में दीवार रिलीज़ हुई थी और उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कहा दोबारा इसको मार के उसको जीवित रखो, और ये तय हुआ कि चलिए इसको जीवित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आज तो शनिश्चर है, इतवार को, संडे को सुबह जा कर के वापस रामनगर जाते हैं और इसको रीशूट करते हैं और हमको जीवित करते हैं, और सोमवार तक हम ये इसका प्रिंट करवा करके इसको हम थिएटर्स में शाम तक लगवा देंगे और देखते हैं क्या असर होता है। ये तय हो गया। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जितना इक्विपमेंट वगैरह है सिनेमा का यहाँ से जाए, वो चेन्नई से, मद्रास के पास से मंगवा लिया। उनको शायद आदेश भी दे दिया कि अपना जितना भी सामान है उसको चलाना शुरू कीजिए। और फिर जैसे जैसे हम लोग ये बातचीत ख़त्म हुई और गेट तक पहुँचे सब लोग, तो जा रहे थे घर, निर्णय हो चुका था। फिर रमेश जी ने ऐसे ही मुड़ के कहा, यार सोमवार तक देख लेते हैं क्या होता है, और अगर तब भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर अब नियति है, अब क्या कर सकते हैं उसका। सोमवार को जो हुआ वो
फिर अद्भुत हो गया। Amit ji, Urvi here. The film has, it's a hit even with the today's generation, and it has been for so many years. What, according to you, is there in the film that has connected with the audience even today, after so many years? I don't know. I've been asked this question many times, and I really have no answer for it. And some of the responses that I have given to the print media is that the fact that I'm sure you were not even born when the film was released, and the fact that you are sitting here and talking to me about Sholay just justifies the fact how important the film has been. Also the fact that, which is a known fact, that we get poetic justice within 3 hours. You and me will not get poetic justice in a lifetime, perhaps several lifetimes. But these are some of the factors. I just feel that the whole way that it was constructed, the way it was written, the dialogues, for the first time, we had a dialogue CD coming out rather than a music CD. And that shows the importance of the writers, the importance of the actors who performed it. Gabbar's dialogues were an amazing success, even on the release of the film, and even thereafter, and even now. And the way Amjad, enacted them, they all went a long way. There were many unique factors in the film. Two buddies getting together, their own friendship, how they, talked about their love life, about their adventures, being employed by a Thakur, which was an inspiration from, Kurosawa's Seven Samurai, and also The Magnificent Seven, which was the Hollywood adaptation of that film. And all those films have done extremely well. And I just feel that the whole factor of employing people to take care of a problem and how they succeed just went very well with the audiences. But yes, the writing initially, the way it was directed, the way it was photographed, our action sequences for the first time in Indian cinema were conducted by a British group of stunt coordinators. Many of the things that the stuntmen did at that time were not seen, or the way that we were doing our stunts were different from how they did it. There was a lot of emphasis on safety. We used to, jump from second floor onto cement floors and, break our legs and ankles and hurt ourselves. But we learned how to jump on cardboard boxes with mattresses on them, which provided a soft landing for you. We learned how horse falls have to take place. We used to, the riders used to have a technique of turning the neck of the horse and then making him trip. Or at times they would tie the horse's legs with a rope and pull it at a particular point, and then the horse would fall. But they had a different technology altogether, and they, for all horse falls, a huge pit, almost the size of half this theater, used to be dug about 10 feet deep. It used to be filled in with very soft mud, and on top of it used to cover with tarpaulin, and then you sprinkled grass on it. So the horse didn't know that he was going to land on something soft. So when we came in a lot of speed, galloping, and as soon as the horse's front hoof touched that tarpaulin, it would give in. So the horse would crumble, and we had to jump over the horse while it was falling to get away and roll away. So that's how horse falls were constructed. There were many such, technologies, bullet wounds, gunshots. We used to fire gunshots, real blanks, and we used to put little explosives where the gunshot was supposed to explode on a chair, on a mountain, on somebody's body. But they had, like chalk pellets, bullets made of chalk. So when you loaded, they had special guns. So if a spot has to be demarcated where a bullet has to land, so while I'm standing there, I would duck out, and he would fire the gun at that point, and the chalk tablet would explode, so it looked like a bullet had hit it. So there were many such technologies, and also in the mixing of this film was done in United Kingdom, and they had fantastic equipment. The other factor, of course, I think was
was the screen, the 70 mm, the first film in 70 mm. That was just unbelievable. Many of the audiences, when we asked them, you know, what was it that you liked about the film, they're not talking about the story or the acting or anything. साहब वो कॉइन इधर से उछलता था और आवाज़ उसकी इधर आती थी. So, you know, these were some of the attractive things about the stereophonic sound, 70 mm, and people were actually, who used to sit in the front row here, were actually watching the film like this. It was a unique experience. अमित जी, यहाँ समय के साथ रहते कई फिल्में जो है आउटडेटेड हो जाती है, और शोले आज भी एवरग्रीन है. तो इसकी ये क्या राज है कि आज भी ये फिल्म एवरग्रीन है आपके हिसाब से? इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, न जाने क्यों. इसका जो एक कहानी का सार है वो मिस्टर कुरोसावा से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो सार है इसका और जो तत्व है ये वहीं से निकला, और उसके बाद फिर मैग्निफिसेंट सेवन बनी और उसी से इंस्पायर होकर के शोले बनी. समझ में नहीं आता क्या है वो. बहुत सी ऐसी फिल्म होती हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्यों ये सफल हुई. मुगल आज़म है, देवदास है, ये सारी फिल्में हैं जो पुरानी, दिलीप साहब की ख़ास तौर से, मधुमती हो, बिमल रॉय जी की पुरानी फिल्में हों, गुरुदत्त जी की फिल्में, कागज़ के फूल, प्यासा है, इन सब फिल्में ये क्यों आज भी इतनी प्रचलित हैं, कहना बड़ा मुश्किल है. अमित जी, मैं सिद्धार्थ आज तक से. अमित जी इस तरफ. अमित जी, जब रमेश जी ने जिस वक्त स्क्रिप्ट सुनाई थी आप सबको, तो ये किताब में जिक्र है इस बात का कि ज़्यादातर लोग जो थे उनका ध्यान ये था कि गब्बर का किरदार निभाना चाहते हैं. उनमें से आपने भी ये बात पहले भी कही है. तो बाद में जब अमजद खान साहब किस वक्त शूटिंग कर रहे थे, तो अक्सर ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और सलीम साहब और जावेद साहब ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जिस किस्म की गब्बर की आवाज़ होनी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं थी. वो एक अलग बात है कि बाद में वही आवाज़ जादू बन गई. तो उस वक्त बतौर अभिनेता आपके जहन में क्या चल रहा था एक दूसरे एक्टर को देख करके कि क्या ये वाकई में किरदार को अच्छा निभा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त उनके प्रति ज़्यादातर लोगों का रवैया बहुत अच्छा नहीं था. आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो मैं ये बता दूं कि जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने ही सलीम जावेद से ये भी यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाएं, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था. लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी, और गब्बर नहीं करेंगे आप. अमजद खान साहब आए सेट पे, और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से, और उनको सजेस्ट किया. मेरी तो उनकी अमजद साहब से दोस्ती पहले दिन से ही हुई. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ठीक काम नहीं कर पाएंगे या ठीक नहीं है. और जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोगों को ऐसा लगा शुरुआत में कि शायद उनकी आवाज़ जो है वो अनुचित नहीं है इस किरदार के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा वही आवाज़ जो है वो प्रचलित हुई. बच्चन साहब, सुनीता फ्रॉम इंडिया टीवी. सर, उन दिनों सेट पर किस तरह का माहौल होता था जब शूट करते थे? सुना है अमजद जी सबसे ज़्यादा वो प्रैंक्स करते थे, जैसे जब मैकमोहन जी उस पत्थर पे चढ़ जाते थे तो सीढ़ियाँ हटा देते थे, उतरने नहीं देते थे. तो इस तरह के कोई मोमेंट्स याद आते हैं जो शेयर करना चाहेंगे आप हमसे? देखिए, तकरीबन 2.5-3 साल लग गए इस फिल्म को बनाते बनाते, और जाहिर है कि जब इतने सब कलाकार एक साथ होते हैं किसी एक फिल्म में, तो कहीं ना कहीं तो वातावरण हमारा ऐसा बहुत ही माहौल अच्छा सा बनता है. रामगढ़ जो था जहाँ पर ये फिल्म की ज़्यादातर अधिकतर शूटिंग हुई, वो पहले तो बड़ी अजीब सी जगह थी, और जब रमेश जी ने कहा कि हम ये बेंगलोर में शूट करेंगे, तो हम सबको लगा कि ये एक डाकू की फिल्म है, और बेंगलोर का जो वातावरण है, पहाड़ी है, पत्थर बने हुए हैं, कहाँ ये सब. आम तौर पर जितनी भी तब फिल्में बनी थी वो या तो रेगिस्तान में बनती थी, या कहीं राजस्थान के किसी एक खंडहर में जाकर के बनती थी, या मध्य प्रदेश में जो अपने भिंड इलाका है वहाँ के जो सूखा सूखा इलाका है, उस तरह की एक वातावरण होता था. ये हमें बड़ा अजीब सा लगा. हमने कहा यहाँ पर ये ठीक नहीं जमेगी. तो उन्होंने कहा नहीं, आप कीजिए यहीं पर हो. तो सबसे पहले तो हमें वो लगा. फिर उन्होंने पूरा जो रामगढ़ का गांव था, वो पूरा गांव उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्ट किया था. तो जितने आप देख रहे हैं वहाँ पर वो एक्चुअली वो घर थे, वो सेट
बने थे, लेकिन इतनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया। फिर एक एक कुटिया उन्होंने हम सबको दे दी कि आप इसमें रहिए, तो हम लोग दिन भर उसी में रहते थे। खाना पीना रहना सोना सब वहीं होता था। धर्म जी तो बल्कि कई दिन वहीं सो जाते थे और उनको खुली हवा बहुत अच्छी लगती थी। तो जो रामगढ़ का चबूतरा है वहीं पर अपनी खटिया बिछा करके रात भर वहीं रह जाते थे। और वो जो ठाकुर का मकान था वो थोड़ी सी ऊंचाई पर था। पहले वहाँ ऐसे ही पहाड़ था, तो जितनी भी वहाँ जाने की सड़क थी वो खुद हम लोगों ने बनाई, यानी जो सेट डिज़ाइनर थे। और एक तरह से एक परिवार बन गया था और एक ऐसा माहौल था जिसमें कि एक शहर है, ये हमारा शहर है, ये हमारा घर है और ये हम ही लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारा गांव है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें गुजरी, इसमें बहुत समय लगेगा आपको बताने में मैडम, लेकिन हाँ माहौल बहुत अच्छा था। हम लोग सब रहते थे बेंगलोर में, होटल अशोक था वहाँ पर, जो वहाँ पर हम सब रहते थे। और हर एक आर्टिस्ट के पास अलग अलग गाड़ियाँ नियुक्त कर दी गई थी कि आपकी गाड़ी आप सुबह जाएँ। यहाँ कोई 45-50 मिनट लगते थे, घंटा भर लगता था बेंगलोर से बाय कार। तो रोज़ सुबह हम लोग उसमें से निकल के जाते थे। कभी कभी समय मिलता था तो धर्म जी और उनके कुछ जो सहयोगी थे वो और मैं बैठ करके रमी वगैरह खेलते थे, ताश खेलते थे। फिर लगा कि यार अब यहाँ से वहाँ 1 घंटा लगेगा तो गाड़ी में भी खेलते जाते हैं, तो हम सब साथ में एक ही गाड़ी में बैठ के जाएं और साथ में ताश भी खेलते जाएं। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारी अलग गाड़ी मत दीजिए, हम धर्म जी के साथ ही चले जाएंगे, तो मैं उनके साथ चला जाता था। एक बार हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी, वो ख़राब हो गई और बंद पड़ गई, और लोगों ने धर्म जी को पहचान लिया और इतनी सारी भीड़ हो गई कि मुसीबत हो गई। आप जानते हैं कैसा होता है। तो धर्म जी ने कहा यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। दरवाज़ा खोला, बाहर भागे और जो पहला 3 व्हीलर गुजर रहा था उसमें घुस गए। बेंगलोर से लेकर के हम रामगढ़ तक को 3 व्हीलर में गए, यानी 1.5 घंटे का रास्ता उसमें लगा हमको। तो ऐसी बहुत सी हरकतें होती रही थी हमारे सेट के ऊपर। ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने सीढ़ी हटा दी थी। ये एक्चुअली कल अमजद खान जी के जो बेटे हैं शादाब, ओह अच्छा, उन्होंने बताया कि इस तरह के मूवमेंट्स हुए थे। अमित जी। सर रवि एबीपी न्यूज़ से, जैसे कि आपने जिक्र किया कि मुगल आजम का, कागज़ के फूल और बहुत सारी फिल्मों का, देवदास का जिक्र किया, और फिर कई एक्सपर्ट्स की राय रही है कि अगर हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो प्री शोले और पोस्ट शोले, आज भी कहा जाता है ऐसा। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी माइलस्टोन फिल्म बनी शोले, उसके बाद ये दयनीय स्थिति मानी जाएगी कि उसके बाद किसी फिल्म का जिक्र उस तरह से नहीं होता जैसे शोले का होता है आज भी 40 साल बाद? तो क्या इतनी अच्छी फिल्में उसके बाद नहीं बनी? आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं फिल्म जगत में जो एक दर्शक के लिए एक तरह से मन के अंदर एक जगह बना लेती, फिर वो हटती नहीं है। ऐसा मान लेना कि उसके बाद ये दयनीय दशा हो गई, ये तो मैं नहीं मानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से नए कलाकार आए, निर्देशक आए, निर्माता आए और बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी। लेकिन कुछ फिल्में जो हैं वो अपना एक स्थान छोड़ जाती हैं। ये विश्व भर में ऐसा होता है। आज भी अगर हम हॉलीवुड की बात करेंगे तो आपको गॉडफादर की याद आएगी या आपको गॉन विद द विंड की बात आएगी, क्योंकि ये एक लैंडमार्क फिल्म थी। और चाहे कितने भी आप दशक गुजर जाएं, कितनी भी पीढ़ियां पार हो जाएं, लेकिन ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा हमारी यादगार फिल्में बनी रहती हैं। ऐसा मानना कि ये दयनीय दशा, ये मैं नहीं मानता। सर एक सवाल और था कि कई फिल्में दोस्ती पर बनी हैं, शोले के पहले भी बनी है, लेकिन इस फिल्म ने डिफाइन किया दोस्ती को। जय वीरू से जो आप दोनों का किरदार मशहूर हुआ, उसके बाद भी कई दोस्ती पर फिल्में बनी, लेकिन आज भी जब दोस्ती की बात होती है तो शोले की याद आती है। तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहें जय वीरू के किरदार निभाते हुए आप दोनों के बीच किस तरह की चीजें हो रही थी? जो आपने फिल्म में देखा वही वातावरण हमारा आपस में है। आज भी धर्म जी और मैं ऐसे ही मिलते हैं जैसे सह कलाकार ही नहीं हो बल्कि जय वीरू हो। और एक बार कहीं कुछ लोगों को चीज़ पसंद आ जाती है, फिर वो एक उदाहरण बन जाती है, एक एग्जाम्पल बन जाती है कि आप इसी तरह कर रहे हैं। और अगर वो पहले आई हो किसी चीज़ से तो आमतौर पर ये एक मानसिक स्थिति होती है लोगों में कि वो समझते हैं कि ये एक उदाहरण जो है ये निभाना चाहिए। यही वजह हो सकती है और तो कोई वजह नहीं। अमित जी, नरेंद्र गुप्ता फिल्म सिटी से क्या सर, रिलीज के कुछ सालों के बाद बहुत से फिल्म के कलाकार और टेक्नीशियन हमारे बीच देख रहे हैं, जैसे संजीव जी, बर्मन जी के साथ।
उनके फिल्म के योगदान के बारे में। दिवेचा साहब दिवेचा साहब, जी हाँ जी हाँ। तो उनके इस फिल्म के योगदान के बारे में और आपका इक्वेशन कैसे रहा, कुछ बताएंगे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सबका योगदान होता है किसी भी फिल्म में। संजीव कुमार बहुत ही सक्षम कलाकार, नेक इंसान, हमारे साथ घर का एक घरेलू जैसा एक वातावरण रहता था। जया के साथ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में की। और अमजद भाई के साथ न जाने कैसे पहले दिन से ही हमें लगा कि हम बहुत घनिष्ठ हैं एक दूसरे के। पहले दिन से ही उन्होंने मुझे शॉटी बुलाना शुरू कर दिया, व्यंग से। और कई बार जब हम लोग साथ साथ गुजरते थे स्टूडियो में, तो काम करते रहते ना लोग स्टूडियो में, देखो लंबाई चौड़ाई एक साथ जा रहा है। तो इस तरह का एक माहौल बना रहता था। बट खेद है अमजद भाई के चले जाने का, हरि भाई के चले जाने का। द्वारका दिवेचा जी जो कि एक बहुत ही कड़क इंसान थे और डिसिप्लिनेरियन एकदम, और अजब तरीका था उनका बताने के लिए कि शॉट रेडी है। आमतौर पर आजकल तो असिस्टेंट आता है आपकी वैन में, खटखटाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, साहब शॉट रेडी, आप आइए। मैं तो ज़्यादा वैन में नहीं रहता हूँ, मैं सेट पे रहता हूँ, तो उनकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन दिवेजा जी के पास एक अजब तरीका था। उनके पास ये जो टांगे में भोंपू होता है ना, भोंपू, वो था उनके पास। तभी शॉट रेडी हो जाए, पॉम पॉम, वो भोंपू बजाएं, हम लोग सब समझ जाते थे। अमित जी, शोले के डायलॉग्स आज भी यादगार हैं। आपका पसंदीदा डायलॉग क्या है? सभी डायलॉग्स, किसी एक का हम वर्णन नहीं कर सकते। अमजद भाई के सबसे ज़्यादा, गब्बर के सबसे ज़्यादा प्रचलित है, धर्म जी के, बसंती के, सबके बहुत। अमित जी, कोई सीन भी याद हो जो आज भी आपको बहुत फेवरेट? कोई ऐसा सीन ना बता दीजिए जो आपको ना पसंद हो। ऐसी फिल्म ने, देखिए, जितनी चीज़ें होती हैं वो सब ऐसी बैठ जाती हैं कि उसका कोई कहना कि ये ज़्यादा अच्छा था, ये इतना अच्छा नहीं था, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। Amit sir, here, slightly towards your left, here. Amit sir, one of the most endearing moments on Sholay was the real-life romance that unfolded between Hema ji and Dharam ji. So, being a co-actor and being an eyewitness to those romance, could you share some interesting anecdotes? मार खिलवाना क्या आप लोग? व्यक्तिगत बात होती है, उसको व्यक्तिगत ही रहना। Bachchan sir here. First of all, congratulations for the movie completing 40 years. Sholay is no doubt is a landmark film. My question to you is, sir, there are many fans who have said we have watched Sholay 30 times, 40 times. Even my dad, it's his favorite movie. He has watched more than 40 times. आपके साथ कोई सर ऐसा कोई आपको फैन आपको मिला जिसने शोले से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा एक रिएक्शन दिया हो, या कहा हो कि मैंने इतनी 40-50 बार देखी हो, कुछ ऐसे कोई फैन का रिएक्शन आपको याद है सर? सर, अभी कल ही कुछ लोग आए जो कि पैदा नहीं हुए थे जब शोले रिलीज हुई थी, और वो उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं 40-50 बार देखा, उन्होंने कहा हमने 1000 दफ़ा देखी ये फिल्म।